नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपको भूगोल विषय के जो हमारे प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में अभी आपको पाठ्यक्रम करवाऊंगा। इस पाठ्यक्रम को आप लोग ध्यान से पढ़ें, देखें, ठीक है? क्योंकि जब तक हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं होता, बिना पाठ्यक्रम के हम लोग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमें पता ही नहीं हो कि हमें पढ़ना क्या है, तो हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ऐसा संभव नहीं होता। इस प्रकार मैं सबसे पहले आपको जो हमारे बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, इसके पाठ्यक्रम जो हमारे विश्वविद्यालय ने तय किया हुआ है उसका आपको मैं डिटेल में एक बार आपको सिलेबस करवाऊंगा। उसके बाद फिर आपको इसकी डिटेल स्टडी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमारे कुल मिलाकर के 5 इकाइयाँ होती हैं, जैसा आपको पता है। 5 इकाइयों में मैं आपको इकाई वाइज आपको पूरी बातें नोट करवाऊंगा। आप लोग करते रहें, साथ साथ आप लोग देखते रहें, और उसके बाद में फिर आपको सिलेबस के बाद में आपको डिटेल में जो हमारे जितने भी टॉपिक है उसको हम क्लियर करेंगे। तो मानव भूगोल की प्रथम जो इकाई है, इसमें कुल 5 इकाइयाँ होती है। तो मैं अभी पहली इकाई के बारे में आपको बता रहा हूँ, मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की क्या प्रकृति है, इसके बारे में हम लोग आगे इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु, मानव भूगोल का क्या विषय है, आगे जाकर के हम किस किस चीजों में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। मानव कहाँ रहता है, मानव ने कहाँ से शुरुआत की, मानव कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मानव ने अपना विकास कर चुका है, ये तमाम बातों का हम लोग इसमें आगे अध्ययन करेंगे। यानी जिस किसी बात का मानव से संबंध है वही इसकी विषय वस्तु है। उसी विषय वस्तु के बारे में हम लोग आगे डिटेल से इसमें आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे। इसी प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति, विषय वस्तु, मानव भूगोल की शाखाएं। अब मानव भूगोल की शाखाएं क्या है, मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के किस प्रकार के सिद्धांत है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल के विभिन्न उपागम हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मानव पर्यावरण के संबंध की अवधारणा, मानव पर्यावरण के संबंध की अवधारणा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की क्या प्रकृति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल की क्या विषय वस्तु है, जितने क्षेत्र में मानव जो क्रियाएं, प्रक्रियाएं, काम, जितने भी विकास के काम या जो भी मानव करता है या किया है, वो सब मानव भूगोल की विषय वस्तु की श्रेणी में आएंगे, और निश्चित रूप से हम उनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मानव भूगोल की शाखाएं, बहुत सी शाखाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल के बहुत से सिद्धांत हैं, विभिन्न जो हमारे भूगोलवेता हैं उन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए, उनको पढ़ेंगे। मानव भूगोल के उपागम क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है। अरे हम लोग यहाँ जैसे जिस प्रकार से हमें हमारी पृथ्वी के ऊपर या जहाँ भी हम खड़े हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ से हमें चारों ओर से जिसने घेर रखा है वो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण के साथ हमारे क्या संबंध हो सकते हैं, उस संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार जैसे मानव ने क्या विकास किया, आज तक मानव जैसा हमारा वातावरण था, हमारा पर्यावरण था, जितनी हमारे पर्यावरण में हम लोग जिस प्रकार से रह रहे थे, इसमें रहते हुए हमने आगे क्या विकास किया। तो 3 प्रकार की इसमें जो वाद है, जैसे इसी में आगे बढ़ेंगे तो पर्यावरण संबंध की अवधारणा के साथ साथ निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या होता है, निश्चय, किसी चीज का निश्चित ही होना, ये एक निश्चयवाद की श्रेणी में। जैसे दिन अगर निकला है तो निश्चित रूप से दिन छिपेगा, दिन उगा है तो रात भी होगी, रात अगर हुई है तो दिन निश्चित है, होना है। इसी प्रकार हमारी ऋतुएं हैं, सर्दी है तो फिर गर्मी भी आएगी, बारिश का मौसम भी आएगा,
पतझड़ भी आएगा। निश्चित रूप से जितना एक साइकिल नुमा एक कार्यक्रम है, ये एक के बाद एक को आना निश्चित है। इसी को निश्चयवाद की श्रेणी में रखेंगे। निश्चयवाद पर मानव ने अपना विकास करते हुए किस प्रकार से आगे अपना विकास किया, और एक नई अवधारणा है इसी में। निश्चयवाद के बाद में नई अवधारणा है संभववाद। निश्चयवाद, उसके बाद आएगी संभववाद। संभववाद क्या है? निश्चय तो वह है कि बारिश का आना ही आना है, बारिश के मौसम में आना ही आना, ये तय है, लेकिन उसकी समय सीमा तय नहीं है। ये कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि कितने बजकर कितने मिनट पर बारिश आएगी। तो ये इसके विपक्ष में तर्क हो जाएगा। ये जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके विरोध में ये तर्क हो जाएगा। ये बहुत से वैज्ञानिकों ने आपस में तर्क दिए हैं, किसी ने निश्चयवाद को गलत ठहराया, किसी ने सही ठहराया, लेकिन हम इसको आगे जब डिटेल में चलेंगे आगे, तो हमें निश्चित रूप से इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। संभववाद, संभववाद क्या है? किसी भी चीज को संभव कर करके दिखा देना। जैसा कि मानव ने अपना इतना विकास किया कि हमारे राजस्थान में गर्मी के मौसम में 45 डिग्री से लेकर के 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। उस गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी को मानव ने एसी बनाया, है ना, मानव ने एसी बनाया, एयर कंडीशन के माध्यम से 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर को 17-18 डिग्री पर ले आए। तो क्या हुआ? यह निश्चित था, लेकिन मानव ने संभव कर दिया, निश्चित को संभव में बदल दिया। क्योंकि पहाड़ों पर खेती नहीं होती ना, लेकिन मानव ने क्या किया? अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से मानव ने पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती शुरू कर दी। तो क्या हुआ? संभववाद की श्रेणी में आएगा। तो निश्चित रूप से निश्चयवाद, संभववाद और फिर नव निश्चयवाद, ये दोनों चीजों का आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसी प्रकार ये 3 प्रकार की धारणाएं हैं। निश्चयवाद, जैसा आपको मैंने बताया, अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। संभववाद, जो मानव ने संभव नहीं था उसको संभव करके दिखाया, तो इसको संभववाद की श्रेणी में रखेंगे। निश्चयवाद, संभववाद और फिर नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, द्वैतवाद और उसी के बाद में भौतिक बनाम मानव भूगोल। भौतिक बनाम मानव भूगोल, इन तमाम बातों को हम लोग अच्छे से आगे डिटेल में जब आएगा तो हम पढ़ते जाएंगे। और इसमें हम लोग पहले सिलेबस का ही ध्यान देंगे, क्योंकि सिलेबस को हम करेंगे अच्छे से तो फिर इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मानव भूगोल में जो हमारा मानव था, पुरानी जो बातें हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे, मानव की बहुत सी प्रजातियां हैं। मानव की किस प्रकार मानव रहा करता था, समाज में किस आदमी का कितना, किस व्यक्ति का कितना ओहदा बड़ा होता था, या किस आदमी को पूजनीय मानते थे, या किस व्यक्ति की बात को मुखिया के तौर पे माना जाता था। मानव भूगोल के अंतर्गत इन्हीं बातों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे समाज क्या था, समाज में क्या व्यवस्थाएं थी, क्या समाज एक छोटे छोटे घरों में रहते थे या छोटे छोटे परिवारों में रहते थे, क्या एक सामूहिक परिवार हुआ करता था, क्या उनके विवाह के संस्कार कैसे होते थे, या उनके विवाह के बाद के संस्कार कैसे होते थे, उनके बच्चों का लालन पालन कैसे होता था, उनका खान पान कैसे होता था, क्या वो लोग खाते थे, किस प्रकार से खाते थे, कहाँ से लेकर के आते थे। तो ये तमाम बातों का हम लोग इसमें आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जो आगे इसकी बातें आएंगी वो तमाम बातें हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार की जातियों के बारे में डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे कि दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर कितनी प्रकार की जनजाति समूह रहती है, कहाँ कहाँ रहती है, क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा उनका जीवन शैली है, मतलब उनके समाज से लेकर के, एक परिवार से लेकर के, और बहुत बड़े विस्तृत रूप को हम लोग पढ़ेंगे। और वो कैसे शिकार करके खाते थे, या कोई फसल को बो करके खाते थे, कैसे खाते थे, कैसा इकट्ठा करते थे, किस प्रकार से अपने परिवार को पालते थे, कैसे उनके सामाजिक संस्कार होते थे, वो तमाम बातों का हम लोग, विभिन्न जनजातियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
और इन सारी बातों को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मैं निश्चित रूप से आपको आगे की क्लास में इसको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी आपका जो सिलेबस का कार्यक्रम चल रहा है, सिलेबस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। सिलेबस आप लोग चाहें तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ताकि सिलेबस को के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपको आगे काम आएगा और इसमें आपको पढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी। बिना सिलेबस के हमें जाना कहीं और चले जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बात का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए मेरी ये सबसे पहले प्राथमिकता है कि मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम कराऊं, विश्वविद्यालय ने जो हमें तय करके दिया है उसके अनुरूप ही आगे बढ़ूं, उसके अनुरूप भी आप लोग मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहें। और आने वाले जो हमारा आगे की जो इकाई आएगी वो मैं आपको निश्चित रूप से कराऊंगा। आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है और इसका नोट भी करना है और इसके अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।